नमस्कार हिंद किसान के दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और मेरे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ बिहार किसान मंच के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह टुडू जी हैं और हमारे साथ औरंगाबाद से एक उन्नतशील किसान अभिषेक कुमार जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का दौर चल रहा है। बिहार में कोरोना काल में पहला राज्य जो विधानसभा चुनाव के लिए जा रहा है, तो सबकी नजरें हैं और एक और खास कारण है कि देश में जो चुनावी माहौल बिहार की वजह से आ गया है, उसमें जो 3 कृषि कानून है, उसका देश में चुनाव होता है और हम इन लगातार आपसे समझना चाहेंगे कि जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, तरफ राहुल गांधी, एक दूसरी तरफ मोदी कानून है, ये सब इसका जिक्र हो रहा है। सबसे बड़ी सवाल कि कुर्सी या किसान, क्या कहेंगे किस तरह ये 3 कृषि कानून वहां पर ये मुद्दा हावी है या नहीं? देखिए, अभी पिछले माह 25 तारीख को हम लोगों ने भारत बंद करने का आह्वान किया था और उसका असर बिहार में काफ़ी राजनीतिक दलों ने भी हिस्सा लिया और किसान ने भी सड़क पे आकर के कृषि के 3 अध्यादेश के खिलाफ हम लोगों ने नरेंद्र मोदी का जो अध्यादेश बिल पास हुआ था, उसके खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी सफल बंद कराया था और बिहार में चुनावी मुद्दा में कृषि तमाम राजनीतिक दलों ने जी। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अभिषेक, इस वक्त मैं आपके पास ही आना मुद्दे चाहती को अहमियत देके हूँ। जी, बोलिए। धीरेन्द्र जी, आपकी आवाज कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई थी। एक बार अपनी बात फिर से रखें। आप जो बोल रहे थे कि पूरे भारत बंद के दौरान कृषि रोड मैप जो है बिहार में, उसको लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर उतरे। जी। सड़क पे उतरे और उसका नतीजा ये हुआ है कि अभी कोरोना काल में बिहार के चुनाव में ये स्थिति है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने कृषि और किसान को बिहार में मुद्दा बनाया है और हेलो सुन रहे हैं। हेलो आप अपनी हाँ बात। हाँ मुद्दा बनाया गया है और स्थिति यह है कि भारत सरकार के 3 कृषि अध्यादेश के खिलाफ बिहार के किसान एनडीए के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का सीट घटने जा रहा है। खास करके नीतीश कुमार का जो है बिहार में वो सीट घटने जा रहा है। बिहार के किसान अभी नीतीश जी के खिलाफ चल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ प्रतिपक्ष आगे बढ़ेगा और सत्ता पक्ष का सीट घटेगा। ये किसान के आवाज के कारण, किसान के आंदोलन के कारण, किसान के अगुवाई के कारण ये स्थिति है। कोरोना काल में यहाँ कृषि रोड में फैल हो गया। समय इन लोगों ने किसानों को बीज लॉकडाउन और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने के कारण नहीं दिया। एमएसपी नहीं मिल रहा है, मक्का का एमएसपी नहीं मिल रहा है। धान खरीद जो है सो बिहार में अभी शुरू नहीं हुआ है, जो लक्ष्य अभी तक बिहार सरकार ने निर्धारित भी नहीं किया है। तमाम बिंदु लेकर के जल जमाव का समस्या है बिहार में। समय पर रबी की खेती जो 15 अक्टूबर से शुरू हो जाना चाहिए था, उसका अभी तक कहीं सूत्रपात नहीं हुआ है और किसान में त्राहिमाम में है और सरकार के खिलाफ है बिहार के किसान और देश के किसान और मोदी के खिलाफ बिहार में है। कोरोना काल में ये पहला राज्य है देश का बिहार, जहां ये पहला चुनाव हो रहा है। देश टकटकी निगाह से बिहार को देख रहा है। बिहार में एनडीए का सीट, खास करके नीतीश कुमार का सीट घटेगा और इसलिए घटेगा कि एक तरफ कुर्सी है तो दूसरा तरफ किसान है और किसान गोलबंद बिहार में हो चुके ये जो हैं। लड़ाई है, इसमें मैं एक बार बीजेपी की तरफ से जो हाल में 1 घंटा 2 घंटा पहले जो ट्वीट्स हुए, मैं एक बार उनकी तरफ से सामने रखना चाहती हूँ। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक ट्विटर पर, जब ये लोग सरकार में थी उसकी तुलना में बिहार में ही धान की सरकारी खरीद 4 गुना और गेहूं की सरकारी खरीद 5 गुना बढ़ी है। इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी पर फैसला क्यों नहीं लिया गया।
जी अभिषेक, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, ये बीजेपी की तरफ से सीधा निशाना है, आपको क्या लगता है? ये बोल रहे हैं, मतलब पुराने समय की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून की वजह से जो देश में माहौल है, पंजाब और हरियाणा ने लीड ली है। पंजाब ने एक और कदम उठाते हुए एक स्पेशल सेशन बुलाकर विधानसभा का इन तीनों कानूनों के प्रभाव को और ज्यादा कम करने के लिए अपने विधायक लेकर आए हैं। इस सब माहौल में क्या हम पीछे जाकर बात कर सकते हैं कि उस समय क्या था? वर्तमान में एमएसपी की जो स्थिति है वो टुडू जी ने सामने रखी। आप एक उन्नतशील किसान हैं, खेती किसानी को करीबी से देख रहे हैं सालों से, आपकी क्या राय है? मैडम, मैं इस चीज पे जो ये आंकड़े दिए जा रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद 4 गुनी बढ़ी है, इसका बड़ा ही एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको रखता हूं कि मैं खुद औरंगाबाद इलाके से बिलोंग करता हूं, जो बिहार का प्रमुख धान बहुल इलाका है। अगर आप बिहार के धान उत्पादक जिलों को देखिएगा तो भभुआ, रोहतास और भोजपुर का एक कोना को अटैच करते हुए जो गोल आपको इलाका नजर आएगा, उसमें एक हमारा इलाका है और यील्ड के मामले में वो शायद हाईएस्ट यील्ड देता है पर एकड़। ये आंकड़े बहुत ही झूठे हैं। इनफैक्ट जो टूडू जी ने कहा कि अभी तक इन्होंने टारगेट नहीं रखा है, मैं 10 दिन पहले न्यूज में सुन रहा था कि सेंट्रल पुल में 45 लाख टन धान की खरीद हो चुकी है, जिसमें अकेला पंजाब 17 लाख टन दे चुका है। और आप ये डिसीजन लेते हैं दिसंबर के लास्ट में जब ये डिसीजन लेते हैं तो आप किसानों को खुश करने के लिए आप कह बैठते हैं कि 19% तक का मॉइस्चर अलाउ है, लेकिन बाद में जब पैक्स आपके एसएफसी को जब चावल वापस बेचता है तो आप मॉइस्चर का दायरा 14 और 16% तय करते हैं। और इस बार तो ऐसा हुआ है 2020 में कि आपके पैक्स की खरीद जुलाई तक नहीं हुई। जुलाई तक जो भी एमडी थे एसएफसी के वो चले गए थे ऑब्जर्वर बन के दिल्ली चुनाव में, और उनके अब्सेंट में ये डिसीजन तक नहीं हो सका। इस तरह से आप खेलते हैं किसानों के साथ और झूठे वादे करते हैं कि हमने 4 गुना प्रोक्योरमेंट बढ़ा लिया, 4 गुना। आप खुद जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो सीसी देती है कोऑपरेटिव बैंक्स को पैक्स के थ्रू धान खरीदने के लिए, उनका क्लियरेंस 600 700 करोड़ अक्टूबर में करते हैं, जो वहां जाकर उनको फिर उस सीसी पे एडिशनल ब्याज देना पड़ता है। तो मैं इन आंकड़ों को बिल्कुल ही किताबी मानता हूं, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। जो पूरे देश का आंकड़ा है कि करीब करीब 6% ही अनाज एमएसपी पे खरीदा जाता है, बिहार में ये आंकड़ा 2% हो जाता है। रही बात अगर ये धान और गेहूं पे बोल रहे हैं तो मक्का पे क्यों चुप हैं? मक्के का इनके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर क्विंटल, ये 1256 रुपया 1260 रुपया बनता है, और आज मक्के के किसान 1000 रुपए 1100 रुपए 1200 रुपए अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जी तो ये बिल्कुल ये आंकड़े झूठे हैं। मैं रही बात बिल के कुछ पॉइंट्स को लेके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कुछ पॉइंट्स को मैं समर्थन कर रहा था कि चूंकि यहाँ वेयर हाउस नहीं है, इन चीजों के होने के कारण वेयर हाउस हो सकते हैं। हमारे यहाँ का मक्का आंध्रा जाता है, आंध्रा में पोल्ट्री के फीड तैयार होते हैं, वहां से मछली के फीड तैयार होते हैं और वापस हमारे यहाँ फिर से बिकता है। आप सोचिए, इनफैक्ट ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारा इतना बड़ा भूभाग जल से पटा हुआ है। आज कोई ऐसा इलाका नहीं है बिहार का जहां 20 फीट 30 फीट के नीचे पानी है। इस बार जो बारिश अच्छी हुई है, मैं 2 दिन पहले मसौड़ी के एक इलाके में था, कुएं का लेवल सिर्फ 5 फीट नीचे था। कल हमारे छपरा के एक मित्र आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि जो लेवल है धरती का करीब करीब वही लेवल है। इतना पानी के बाद भी आप अपनी ही मक्के के दानों को दूसरे राज्य से लेते हैं। तो शायद ये एक मौका आए कि प्राइवेट सेक्टर का कुछ इन्वेस्टमेंट हो, या जो एग्री सेक्टर लैंडिंग से कुछ एंटरप्रेन्योर या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर पाए। लेकिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी जो चीजें वो बेचेंगे, वो कहाँ बेचेंगे? कुछ कृषि उद्यमियों ने धान को स्टॉक कर लिया था पिछली बार, और उसका अंजाम ये भुगत रहे हैं कि जो सोनम चावल है, सोनम धान है, 19 रुपए उन्होंने खरीद के स्टॉक किया था, आज 16 रुपए बेच रहे हैं। आपके यहाँ एमटीयू 70-29 जो मसूरी चावल बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा आप खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को बांटते हैं, उसका मार्केट रेट आज 14 रुपया है, और आप बात करते हैं कि 1875 रुपए हम उसका धान ले लेंगे। ये बिल्कुल कोरी कल्पनाएं हैं मैडम।
यहाँ पे सरकार निश्चित रूप से फेल हुई है। वियतनाम जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश ने लीड लिया है। वो भारत जिन देशों को सप्लाई देता था, वहां के देशों के मार्केट पे इन देशों ने कब्जा कर लिया। ये नाकामी सरकार को माननी होगी। सरकारी आंकड़ों, सरकारी फाइलों पे 4 गुनी खरीद दिखा दें, 3 गुनी खरीद दिखा दें। ये बिल्कुल वही बातें हैं कि तेरी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तेरे आंकड़े झूठे हैं, तेरे दावे किताबी। गौंडवी जी की ये फेमस लाइनें, शुक्रिया इनको सामने रखने के लिए। धीरेन्द्र जी, आपसे जब हमने बिहार में बाढ़ की बात चली थी, प्रेम कुमार जी से भी बातचीत हुई थी, उस चर्चा में आप भी शामिल थे। उन्होंने तमाम तरह के वादे किए थे, आकलन सामने रखे थे। अगर हम एक बार फिर से पीछे जाते हैं, क्योंकि कुछ ही महीने पहले उन्होंने बोला कि हमने ये चीजें की, किसान फसल सहायता योजना है, तमाम तरह के दावे किए, और ये पहला राज्य कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में जब चुनाव आते हैं तो सभी को किसानों की याद आ जाती है। कहा जाता है कि किसान केंद्र में आ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो वो दावे और जो वादे किए गए वो इस वक्त जब पीक है वो कहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार बोल रही है कि जब किसानों के लिए एनडीए के विरोधी कुछ नहीं कर पाए, तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए हैं। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है कि बिहार में एमएसपी मिलती का है। देखिए अनिका जी, मैं कृषि मंत्री के साथ आपने हमारा डिबेट में भाग आपके साथ मैंने लिया था, प्रेम कुमार जी के साथ। कृषि मंत्री ने जो दावे किए उसका पोल मैं आज खोल रहा हूं। बिहार के सरकारी आंकड़ा है, विभाग का, कृषि विभाग का सर्वे रिपोर्ट है। 16 बाढ़ प्रभावित बिहार का हुआ। 16 जिला में 134 प्रखंड का 1012 पंचायत के 8 लाख हेक्टेयर में किसानों का फसल क्षति हो गया। ये बिहार सरकार का रिपोर्ट है। और बिहार सरकार के कृषि विभाग ने 999 करोड़ 60 लाख रुपये का फसल क्षतिपूर्ति का मांग कैबिनेट के सामने रखा। और बिहार सरकार की कैबिनेट और प्रेम कुमार जो तत्कालीन मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, अभी निवर्तमान हैं, उन्होंने इसको किसानों के लिए सैंक्शन सरकार से नहीं करवा पाया। बाढ़ के कारण किसानों का जो फसल जल जमाव और बाढ़ के कारण जो क्षति हुआ अभी नहीं मिला। ये पहली मतलब बात नहीं है। इससे पहले इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 30 लाख हेक्टेयर में बिहार में धान की खेती करेंगे खरीफ में, और 15 लाख हेक्टेयर में हम मक्का की खेती करेंगे, 7 लाख हेक्टेयर में हम सोयाबीन की खेती करेंगे। सारा कृषि रोड बिहार सरकार का फैल कर गया। न समय पर इन्होंने बीज लॉकडाउन और ट्रांसपोर्टिंग बंद होने के कारण दे पाया, न इन्होंने फसल क्षतिपूर्ति दे पाया। दुर्भाग्य बिहार का है कि यहाँ के किसानों का केसीसी लोन से फसल बीमा की राशि काटी जा रही है। दुर्भाग्य देखिए, फसल बीमा की राशि काटी जा रही है और उसके लिए इन्होंने फसल बंद करा दिया, और अभी तक जो है वो बंद नहीं है। बिहार के किसानों का फसल बीमा निजी कंपनी शोषण कर रहा है। बिहार के किसान को राजनीतिक दलों ने, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, सारे लोगों ने चोचो का मुरब्बा, मेरे यहाँ एक कहावत है, चोचो का मुरब्बा बना दिया। किसान मरता है खेत में, किसान मरता है खेत में, उसका बेटा फौज में। किसान मरता है खेत में, उसका बेटा फौज में। नेता ऐश करता है इस देश में और उसका बेटा विदेश में। ये स्थिति बिहार का फटेहाल किसानों का नेताओं ने बना दिया, जिसके कारण किसान आज गोलबंद है। इस कोरोना काल में इस सरकार को खार फेंकने के लिए, एनडीए में से नीतीश को उतारने के लिए किट संकल्पित है। कुर्सी या किसान के सवाल पर कुर्सी को नीचे किया जाएगा, किसान आगे इस बार है। और बिहार देश को एक नया संदेश देने जा रहा है, बिहार का किसान नया संदेश देने जा रहा है कि कोरोना काल में
जी। एक बात बताएं अभिषेक जी कि 3 कृषि कानून में जो एपीएमसी मंडी एक्ट में जो बदलाव लाया गया, जो संशोधन किया गया, तो ये काम तो बिहार में 2006 में हो गया था। आपके अपने क्या अनुभव कहते हैं? आप तो खुद ही अभी बोल रहे थे कि मक्का का एमएसपी नहीं मिल रहा। हम धान की बात कर रहे हैं कि धान के एमएसपी पाने के लिए बिहार से किसान पंजाब जा रहे हैं और पंजाब के किसानों का बार-बार ये कहना है कि अब जब हमारे किसान अपना धान बेचेंगे तो एफसीआई की जो लिमिट है अगर वो क्रॉस हो जाएगी तो हमारे किसानों को कैसे फायदा मिलेगा अगर बिहार के किसान यहाँ आकर अपना धान बेचेंगे। तो ये जो स्थिति है इसमें ये तो राजनीति या नहीं, राजनीति से परे ये चीज है ना कि किसानों को जो आपने 2006 में सोचा था कि हम वो व्यवस्था लाएंगे, वो अधिकार दिलाएंगे, स्थिति और बेहतर होगी, खुले बाजार में उनको बेहतर दाम मिलेगा, तो उसका तो एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। फिर हम उसी राह पर कैसे चल रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं बिहार के जो भी बातें बोलूंगा मैडम, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बोलूंगा। तो बिहार में 2006 में वो एक्ट डेमोलिश हुआ, उसके जगह कुछ नया आया नहीं। नया नहीं आने से यहाँ पे तो बिल्कुल वीरानगी थी ही थी। और नेचुरली जो मेरा अनुभव है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हर कोई 1 रुपया आगे कमाने के लिए काम करता है, चाहे वो किसान हो चाहे वो उद्यमी हो। तो कई चीजें ऐसी देखी हैं, हमने अपने इलाकों से देखा है कि रैक लग के धान पंजाब जा रहा है, रैक लेके साउथ जा रहा है, और आप समझिए कि फिर वापस वो लोग उसका चावल करा के, चूंकि एफसीआई में उनको बेचने की इजाजत होती है सीधा, और उसको बेच लेते हैं। उन्होंने अपने यहाँ खेतों में बासमती लगा रखी है, बासमती कम दिन की फसल है, अक्टूबर में कट जाती है, और बाद में उसको फिर हमारे ही चावल को, हमारे ही धान को ट्रेड करते हैं। तो नेचुरली उनको दिक्कत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके यहाँ बोली लगती थी, लेकिन हमारा जो नुकसान होता है उस नुकसान में कहीं ना कहीं वो भी शरीक होते हैं। हमारे यहाँ किसानों ने अंडे की यूनिट लगाई, हमारे यहाँ अंडा निकलने लगा तो उनको ये दिक्कत आने लगा, और उन्होंने, चूंकि जो बिहार में अंडे का रेट खुलता है वो पंजाब से खुलता है। ये कहीं गफलत में नहीं रहना है कि हैदराबाद या पुणे का जो इलाका है, लोनावाला वाला, वहां से खुलता है। ये दो भी अंडा बहुल इलाके हैं। तो अंडे के रेट को लगातार इतना नीचे रखा गया। आपके एक तरफ मक्के का कॉस्ट अच्छा था, फीड का कॉस्ट अच्छा, और अंडे के कॉस्ट को आपने नीचे रखा कि बीच के लोग खत्म हो जाएं। और फिर जैसे ही आपको लगा कि नहीं, इसमें इस हमाम में आप भी, चूंकि जौ के साथ घुन का पिसना तय है, तो आपने सरकार के साथ सेटिंग करके 1.5 लाख टन मक्के को इंपोर्ट करवाने का परमिशन ले लिया। ये बिहार के साथ अन्याय था कि नहीं था? वहां आपकी किसानी कहां चली गई थी? जब आप जान रहे हैं कि बिहार सालों भर मक्के का उत्पादन करता है, बाकी राज्यों के साथ तकलीफ ये है कि वो खरीफ बहुल मक्के का उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र का आप देखिएगा, मक्के का उत्पादन, महाराष्ट्र मोटे अनाज में नंबर 1 राज्य जरूर है, बट वो मक्के का उत्पादन 80% सिर्फ और सिर्फ खरीफ में करता है। रबी सीजन में उनके साथ वाटर क्राइसिस होता है। तो बिहार में जब ये पता था कि अप्रैल में मक्के का बम्पर उत्पादन होने वाला है, तो आपकी लॉबी ने इंपोर्ट को कहां से लागू करवाया, और इंपोर्ट को इतने हायर साइड में कहां लागू कराया? इसकी मार बिहार भुगत रहा है। तो इस बिल से जो कुछ पॉजिटिव चीजें अगर बिहार के किसानों को लेना होगा, तो ये जरूर लेने की जरूरत है कि आज वेयर हाउस बिहार का डिमांड है। आज वेयर हाउस के थ्रू आप चीजों को स्टॉक करिए, और हो सके तो छोटे छोटे फीड मिल बनाने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। फीड मिल के लिए बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और उसको लगाते हुए आज हम अपने को एस्टैब्लिश करें, अपने क्रॉप को हम खुद प्रोसेस करके अपने लोगों के बीच में बेचें। जी अभिषेक जी, राम विलास पासवान जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज वो अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कुछ महीनों पहले ये बात सामने रखी थी कि हम इस पर मक्का का एमएसपी दिलवाएंगे, सरकारी खरीद होगी। टुडू जी अब वो नहीं रहे हैं, उनकी जो बातें थी, जो वादा था, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार आपकी भी बातों पर अमल नहीं करवा पाए और मक्का की जो बात सामने पर मक्का बंद का सत्याग्रह हुआ, तमाम तरह के आंदोलन आप लोगों ने किए। क्या लगता है आपको कि मक्का को लेकर, मक्का जैसी इतनी अहम फसल बिहार की,
उसको वो हक नहीं मिल पाया। और आज हम बार बार बात कर रहे हैं एमएसपी की, किसान हितैषी फैसले। देखिए, मैं एक बात आपको अनिका जी जानकारी दे दूं, बिहार सरकार सबसे बड़ा दोषी है केंद्र सरकार से ज्यादा। इसलिए दोषी है कि मक्का का जो उत्पादन देश के 40% सिर्फ बिहार उत्पादन करता है, और बिहार सरकार ने मक्का निर्यात करने का प्रस्ताव भारत सरकार को नीतीश जी ने दिया ही नहीं। जब नीतीश जी यानी बिहार सरकार ने केंद्र को मक्का निर्यात का प्रस्ताव देता तो ये समस्या का बहुत हद तक हल हो सकता था। ये उदासीनता या शिथिलता ये बिहार सरकार का रहा है कि प्रचुर मात्रा में मक्का उत्पादन राज्य होते हुए भी नीतीश जी के कारण जिन्होंने मक्का निर्यात का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा नहीं। दूसरी तरफ जो दिवंगत केंद्रीय मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी थे और हमारे खगड़िया से हैं, उनका प्रयास था कि मक्का को हम खरीदेंगे और कैबिनेट में वो प्रस्ताव ले जाने वाले थे। लेकिन इस बीच बिहार सरकार का प्रस्ताव नहीं जाना सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा आधार का जो है मापदंड नहीं बन पाया। प्रस्ताव यदि जाता तो सरकार खरीद करके निर्यात करने का प्रयास करती। इसलिए बिहार सरकार इसमें सबसे ज्यादा दोषी है, रामविलास जी से ज्यादा नीतीश कुमार नहीं, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। आप अगर निर्यात नहीं कर रहे थे तो आयात भी नहीं करना चाहिए था, या आयात आप कर रहे थे। मैं मानता हूं कि प्राइसेज 21-22 रुपए चले गए थे और नेचुरली दूसरे यूनिट को सस्टेन रहने के लिए प्राइसेस को एक लिमिट में रहना था, तो 20-30 हजार टन तक का भी आयात करके रोका जा सकता था। भाई जी मैं आपको बताता हूँ भाई जी, सबसे पहले 1,10,000 टन का अप्रूवल हुआ था और बाद में उसको 40,000 टन बढ़ा के 1.5 लाख टन किया गया। ये घनाघोर अपराध हुआ है बिहारी किसानों के साथ, घनाघोर अपराध हुआ है, चाहे जिसने भी किया। 5 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार ने मक्का आयात का आदेश निर्गत किया, सबसे कम आयात शुल्क पे, जबकि 60% आयात शुल्क लगता है, मात्र 15% आयात शुल्क पे 5 लाख मैट्रिक टन आयात करने का आदेश भारत सरकार ने दिया। 1.5 लाख टन नहीं, 5 लाख मैट्रिक टन। ये दुर्भाग्य है बिहार के साथ, और बिहार के नेताओं ने इसको सदन के पटल पे नहीं उठाया, ये भी दुर्भाग्य है। पार्लियामेंट में ये मामला उठा हो रही है। कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो है उसमें रोजगार की बातें हैं, लेकिन तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हो रही हैं दोनों तरफ से। मैनिफेस्टो का कौन सा रोजगार मैडम? मैनिफेस्टो का रोजगार तो कल मैं बिहार प्रभारी को सुन रहा था, बोल रहे हैं कि 1000 एफपीओ में 1000 किसानों को जोड़ देंगे, 10 लाख रोजगार हो गया। अरे ये कौन सा तरीका है? मतलब जुड़ गए किसान और रोजगार मिल गया क्या? मतलब एफपीओ में जुड़ भी गए और एफपीओ को आपने पावर नहीं दिया एमएसपी पे खरीदने का। में कहीं दिख रही है क्या? ये रोजगार का कोई मतलब, इनके जो घोषित रोजगार हैं, ये साहब के रोजगार का आंकड़ा इसी से आ जाता है कि 10 लाख आप कह रहे हैं, 1000 इंटू 1000 जुड़ गए और 10 लाख रोजगार मिल गया। कहीं से रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार की बात तब होगी जब उस एफपीओ को आप 1-2 करोड़ रुपया देंगे, आप उसको एक वेयर हाउस देंगे, आप उसको एक प्रोसेसिंग यूनिट देंगे, और किसान का 12 रुपया का मक्का 30 रुपया के दाने में जिस दिन बिक जाए किसान के। ठीक है, आज आलू का प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये 10-12 साल में एक मौके आते हैं। किसान के 4 रुपए का टमाटर जिस दिन 40 रुपए केजी के सॉस में बिक जाए, जिस दिन किसान का गेंदा फूल 2 रुपए के किलो के जगह 200 रुपए के हर्बल अबीर में बिक जाए, उस दिन माना जाएगा कि एफपीओ के साथ जुड़ा हुआ किसान स्वावलंबी हो गया, उसको रोजगार मिल गया। उस दिन हम इस चीज को करेंगे। जुड़ते ही मिल गया, ये कहना सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के साथ खेल है और कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बाकी तमाम है, आप एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे वहां पर। उनके जो
मन की बात है वो जरूर सामने आए, ताकि जो नीतिगत फैसले लेने वाले जो लोग हैं वो उन पर सही मायनों में ध्यान दे सके, ना केवल घोषणाएं करें बल्कि उनको ग्राउंड पर, जमीन पर भी उतार सके और उसका फायदा पहुंचा सके। फिलहाल इस चर्चा के लिए बेहद शुक्रिया, आपने समय निकाला। टुडू जी, आप चुनावी रैलियों में इधर से उधर एक दूसरी जगह मूव कर रहे हैं को हमारे सामने रखने के लिए, और दर्शकों को कहूंगी कि आप इसी स्पेस को www.hindkisan.com पर देखते रहिए। आपकी जो उस दिन की तमाम टॉप खबरें हैं या उस जो खबरें आपके लिए जाननी जरूरी है, हम उन पर चर्चा करेंगे और उसकी पर्दे खोलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।